हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। उसमें हमने क्या-क्या देखा? उसमें हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए थे। जो आज छठा चैप्टर है, उसे आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो हम छठे चैप्टर में देखेंगे कौन-सी चीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है और कौन-सी चीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम इसमें पीवाईक्यूज़ को ला कर के कर रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको साथ में देख भी रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है, इस टॉपिक में हम क्या-क्या देखेंगे? पहली चीज़ कि पृथ्वी पर क्या है? अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। यानी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के क्या है? स्थल रूप बने हुए हैं। यानी कहीं पे ढाल है, तो कहीं पे ऊँचाई है, कहीं पे पहाड़ हैं, तो कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मरुस्थल है। तो ये सब क्या है? स्थल रूप हैं। आगे क्या कहता है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी जो होती है वो क्या कहलाती है? पर्वत कहलाती है। यानी अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि पर्वत बनने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अगर पूछ ले, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पर्वत बनने के लिए, क्या बनने के लिए? पर्वत पर्वत होने के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर। यानी अगर 600 मीटर से अधिक ऊंचाई है तभी हम उसको क्या कहेंगे? तभी हम उसको पर्वत कहेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। पर्वत बनने के लिए न्यूनतम ऊँचाई अगर पूछ ले तो 600 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो स्थल रूप होते हैं, यानी पृथ्वी पर जो बहुत प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? 2 प्रकार की प्रक्रियाएँ जो हैं, उनके परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी 2 प्रकार की प्रक्रियाएँ घटित होती हैं, तब क्या बनते हैं? ये स्थल रूप बनते हैं। क्या कहता है? जो प्रथम प्रकार की प्रक्रिया क्या है? उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रक्रिया। यानी जो प्रथम प्रकार की प्रक्रिया है, उसे हम आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो होता है कि बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है, वो कहीं ऊपर उठ जाती है। यानी जो पृथ्वी की सतह है वो क्या होती है? ऊपर उठ जाती है, उसमें उभार आ जाता है। किसके द्वारा? आंतरिक क्रिया के द्वारा। आगे क्या लिखा है? आगे देखेंगे जो दूसरी क्रिया है वो बाह्य क्रिया है, यानी अंदर से नहीं होती। बाह्य क्रिया कैसे होती है? वो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यानी मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है हमारी, तो ये पृथ्वी हो गई अगर पूरी, तो यहाँ जो आंतरिक भाग में, और जैसे यहाँ तो सब लोग रह रहे हैं, ये ऊपरी भाग हो गया। तो जो अंदर होता है, इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? पृथ्वी पर कहीं उभार आ जाता है, कहीं धँसाव हो जाते हैं। लेकिन जो बाह्य प्रक्रिया है, यानी जो ऊपर ही हो रही है, इस धरातल पर ही हो रही है, उससे क्या होता है? जब उसमें लगातार अपर्दन एवं क्या होता है? निक्षेपण होता है। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन होता है जब पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं? हम अपर्दन कहते हैं। वहीं पे निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इनका फिर से निर्माण होता है। यानी अपर्दन की क्रिया के द्वारा क्या होता है? सतह नीचे जाती है, यानी टूटेगी, घिसेगी, गिरेगी तो सतह क्या होगी? नीचे जाएगी। निक्षेपण की प्रक्रिया को एक जगह पर इकट्ठा होते, इकट्ठा होते, इकट्ठा होते, फिर से निर्माण हो जाएगा, तो वो निक्षेपण हो गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। क्या-क्या? पहली बात तो पर्वत पर्वत क्या होता है? इसका शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, ठीक है। शिखर छोटा, आधार चौड़ा, उसकी ऊंचाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 600 मीटर। ये हो गया। आगे आगे कहता है कुछ पहाड़ जो होते हैं बादलों से भी ऊंचे होते हैं, ठीक है। ये बात हो सकती है भाई, बादलों से ऊंचे पहाड़ हों। आगे क्या कहता है? कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और जहाँ बर्फ जमी रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे हिमानी कहते हैं। यानी कुछ पहाड़ ऐसे हैं, कुछ पर्वत ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है? बर्फ जमी क्या होती है? नदियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहा जाता है, ठीक है। फिर कहता है यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। यानी कुछ पर्वत ऐसे हैं जो क्या है? जो समुद्र के भीतर हैं। जैसे ये धरातल हो गया और ये समुद्री भाग हो गया। तो यहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है। और कुछ पर्वत क्या है? इस समुद्र में भी हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि जो प्रशांत महासागर है उसमें स्थित क्या है? मौनाकी पर्वत। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौनाकी पर्वत कहाँ है भैया? मौनाकी पर्वत कहाँ है? तो सीधा उत्तर होना चाहिए प्रशांत महासागर में है, ठीक है। ये होना चाहिए। अब ये किस द्वीप पे है? तो हवाई द्वीप पे है। आगे कहते हैं इसकी ऊंचाई देखेंगे, इसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर। यानी 10,205 मीटर ऊंचाई किसकी है? ये है मौनाकी पर्वत की। मौनाकी पर्वत कहाँ है? हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर। ये चीज़ हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, यहाँ से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को कभी भी मिलेगा। आगे क्या दिखता है? आगे क्या बताया गया है कि हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, ये 3 पर्वत, किसका किसका नाम लिया? हिमालय, आल्प्स और एंडीज, ये 3 पर्वत हो गए। एंडीज, ये 3 पर्वतों के बारे में क्या कहा गया है? ये कहाँ है? एक एशिया में है, एक यूरोप में है, एक दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ भैया? पहला कहाँ है? एशिया में है। दूसरा कहाँ है? आल्प्स, ये है यूरोप में, ये आपको यूरोप में पड़ा है। जो एंडीज है वो कहाँ है? वो है साउथ अमेरिका में। इनके बारे में मैंने आपको कल के चैप्टर में क्वेश्चन दिखाए थे, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेम क्वेश्चंस आज भी दिखाऊंगा, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आगे क्या कहता है? ये जो पर्वत श्रृंखला है इनके बारे में बात हो गई, तो 3 नाम याद रखना है, हिमालय, आल्प्स और एंडीज। आगे क्या देखते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्वत होता है वलित पर्वत,
एक पर्वत होता है भ्रंशोत पर्वत, एक पर्वत होता है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अब हम यहाँ से सीखेंगे क्या, जो ये 3 प्रकार के पर्वत बताए गए हैं, हम इनके बारे में क्या पढ़ेंगे। ये 3 प्रकार के पर्वत हैं, इन तीनों प्रकारों के बारे में अगर हम कभी भी कोई डिस्कशन देखते हैं, यानी कभी करंट अफेयर्स में अगर कोई पर्वत चर्चा में आता है और पता चलता है क्या है, वो वलित प्रकार का है या वो भ्रंशोत प्रकार का है या एक अन्य प्रकार का है, 3 प्रकारों में से कोई भी एक प्रकार हो, तो क्या होगा, उन तीनों प्रकारों में से आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप जब भी करंट अफेयर्स देखेंगे तो वहाँ पे क्या ध्यान देंगे, अगर कोई पर्वत चर्चा में है तो याद रखेंगे वो वलित तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई करंट अफेयर्स बेस्ड कि वलित पर्वत के बारे में आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया था, तो अब वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। उसी तरह भरसोत पर्वत हो गया, ठीक है, इसी तरह से क्या हो गया, ज्वालामुखी पर्वत। अब क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमने भी 3 पर्वत पढ़े, क्या पढ़े, हिमालय, आल्प्स और एंडीज। तो अगर हम बात करें हिमालय, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि जो हिमालय है, हिमालय तथा आल्प्स, ये क्या है, ये वलित पर्वत है। यानी यहीं पे 2 एग्जांपल मिल गए वलित पर्वत के, कौन-कौन से, एक तो हिमालय और दूसरा आल्प्स। एक पर्वत कौन सा है, हिमालय है, दूसरा क्या है, आल्प्स है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ सीधे तुरंत इसी जगह पे। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये, यहाँ पे क्वेश्चन आया 2013 में, सेम ऐसा क्वेश्चन 2024 के यूपीएससी के पेपर में भी देखने को मिला। वो क्वेश्चन मैं नहीं लगा पाया, पर वो क्वेश्चन ठीक ऐसा ही था। उसमें क्या था, 3 ऑप्शन बनाए गए थे, इधर उसकी वो स्थिति भी दी हुई थी कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो इस तरह से थे। पर ये क्वेश्चन देख को आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आल्प्स, आल्प्स को मैंने अभी आपको पढ़ा है कि वलित पर्वत है, ठीक है, सिर्फ आपको एक चीज पढ़ाई, आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है। कहाँ पढ़ा है आपको, क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा है कि वलित पर्वत, फिर यहाँ पे क्या पता है, हिमालय तथा आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है। भैया हमको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बस ये पता है कि आल्प्स क्या है, आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है। तो ए में तीसरा होगा। अब ए में हम देखते हैं तीसरा कहाँ है भैया, तीसरा बी में है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल हमें नहीं देखना दूसरा तीसरा चौथा क्या कह रहा है, हमें सिर्फ एक पढ़ा आल्प्स वलित पर्वत है, इसके बेसिस पे हमने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया। ये है एनसीईआरटी की ताकत, जो एग्जैक्ट में हमें समझनी है कि वहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी एग्जाम निकालने के लिए, हमें नहीं पढ़ना ये वासजेस पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत किस प्रकार के पर्वत है, लेकिन हमें जो चीज पता है उसके बेसिस पे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हम सिखाना चाह रहे हैं। आगे क्या देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, हिमालय तथा आल्प्स क्या है, वलित पर्वत है। आगे क्या कहते हैं, जिनकी सतह ऊबड़-खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। यानी वलित पर्वत की जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है, ये याद रखना है हमें। हो सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाया जाए, तो क्या बनाया जाएगा कि जो वलित पर्वत है इसका शिखर क्या होता है, शंक्वाकार होता है। आगे भारत की अरावली श्रृंखला, जो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में क्या कहा गया, कहा गया कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी एक पर्वत और आया अरावली, अरावली भी वलित पर्वत का भाग है। तो वलित पर्वत में कौन कौन से नाम आ गए, एक तो हिमालय, एक तो आल्प्स और तीसरा क्या गया, वो अरावली, अरावली। अब सीधा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीधा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया किस एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखेंगे हम, ये पूछा गया। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, इसी से अरावली से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ये देखो। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो भैया अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी। आपको क्या पढ़ा है भी, अरावली। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया 2017 में। ये वो लेटेस्ट सवाल है जो क्लास 6 की ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं, फिर से टॉपिक पे चलते हैं, क्या क्या चीजें अभी बची हैं जो इसमें पढ़ना है। क्या हो गया, हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा कि जो अरावली है क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो गई। आगे देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन, अगला क्वेश्चन, अपलेशियन जो माउंटेन है ये कहाँ है, ये भैया है उत्तरी अमेरिका में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका में क्या है, अपलेशियन, ये कल आपको पढ़ाया था। दूसरा, रूस के यूराल पर्वत, तो दूसरा क्या पूछेगा, यूराल पर्वत कहाँ है, ये है रूस में। तो ये चीजें हो गई। तो हमने आपको 4-5 लोकेशन पढ़ाई, वो आपको अपना नोट्स में बिल्कुल नोट रखना है कि ये चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी। आगे देखते हैं क्या कहता है कि जो इनकी ऊंचाई है वो कम है, यानी जो अपलेशियन पर्वत है और यूराल पर्वत है इनकी ऊंचाई कम है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ये भी ध्यान देंगे। फिर कहता है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है पर्वत का और वो ऊर्ध्वाधर रूप से क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भ्रंशोत्थ पर्वत बनेगा। फिर क्या कहेगा, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ग्रावेन और हार्स्ट किस संरचना से संबंधित है, तो किससे, पर्वत निर्माण की संरचना से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ग्राबेन और हार्स्ट ये शब्द जो हैं ये किससे संबंधित है, तो ये शब्द नहीं संबंधित है किससे, पर्वत निर्माण से। अगर पूछ लेगा डिटेल में जाके किस पर्वत से, तो भैया याद रखना भ्रंशोत्थ पर्वत से। क्या है, भ्रंशोत्थ पर्वत से संबंधित है कौन सा शब्द, हार्स्ट और ग्राबेन।
ये याद रखेंगे। आगे क्या देखेंगे कि एक राइन घाटी है, कहाँ पे, यूरोप की, क्या कहते हैं, यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत क्या है, इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। दो सवाल फिर से बन गए। पहली बात, राइन घाटी कहाँ है, यूरोप में है। अगला, वासजेस पर्वत कहाँ है, आपको लोकेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि वासजेस पर्वत कहाँ पे है। क्या है, वासजेस पर्वत जो है ये कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। करना क्या है, जो वासजेस पर्वत है और जो राइन घाटी है ये क्या है, ये भ्रमशोथ पर्वत के उदाहरण है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि किसके उदाहरण है, भ्रमशोथ पर्वत के उदाहरण है। आगे देखते हैं। आगे कहता है ज्वालामुखी पर्वत की बात की गई। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनेंगे, ठीक है। फिर कहता है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा क्या है, इसी पर्वतों के उदाहरण है। यानी ज्वालामुखी पर्वत के दो उदाहरण दिए हुए हैं किसमें, एनसीईआरटी में। कौन कौन से, माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा। यानी अगर करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त हमें इन दो पर्वतों की चर्चा कहीं भी मिलती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम उससे पहले इसके स्टैटिक पार्ट के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे जा चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन में क्या क्या बनाया गया, कोटापैक्सी, एटना, अकांगुआ, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा आपको अभी पढ़ा है कि ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो फ्यूजियामा के साथ हम जाएंगे। कौन कौन सा ऑप्शन जाएंगे, बी और डी, क्योंकि दोनों में चौथा है। यानी ए और सी तो एलिमिनेट हो गए यहीं पे। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बी या डी। अगर हमें खेलना भी है तो हम 50-50 में आ गए कि बी खेलें या डी खेलें, ठीक है। आगे हमें पता है या नहीं पता ये तो मैं दूसरी चीज़ है, ये मैं आगे एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा तो क्लास 11th में बता दूंगा कि ये पर्वत भी ज्वालामुखी पर्वत है। पर उनसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि फ्यूजियामा को अगर हमने सिर्फ पढ़ा है क्लास 6 में तो हम दो ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी हम अंधा तुक्का नहीं मारेंगे सवाल में कि ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, नहीं। इसके बेसिस पे एक चीज़ क्या पता चलती है, क्या सही हो सकता है, वो हो सकता है भैया बी और डी में से एक चीज़ें सही हो सकती हैं। अब बी और डी में क्या कॉमन दिखेगा, जो चार दोनों में है तो भैया चौथे वगैरह मैंने पढ़ा भी था, तीसरा भी दोनों में, यानी एटना भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अब हमें कंफर्म करना होगा कि कोटापैक्सी है या नहीं है। तो हमें ये चीज़ें पता होंगी एनसीईआरटी के बेसिस पे। ये सीधे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से हैं। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आता है माउंट एटना। तो माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्यों पूछा गया, इसकी वजह क्या है, भैया ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आपने पढ़ा एनसीईआरटी में। अब अगर इससे रिलेटेड ज्वालामुखी पर्वत से रिलेटेड किसी का भी उदाहरण आता है और वो ज्वालामुखी पर्वत का है तो वो क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को एक बेस बनाया है। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में आपको डिटेल से आना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें भी छूट रही हैं। जैसे आगे क्या मिलेगा, किलिमंजारो पढ़ लिया, फ्यूजियामा पढ़ लिया। आगे देखते हैं। इसी तरह से एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मौना लावा उदाहरण है किसका है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, मौना लावा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ठीक है भाई, हवाई द्वीप में स्थित है। तो मौना लावा के बारे में नहीं, अभी आपको किसके बारे में, एक चीज के बारे में पढ़ाया था, वो था मौनाकी पर्वत। तो याद रखना है मौनाकी पर्वत कहाँ है, हवाई द्वीप में। तो ये भी लोकेशन पूछी जा सकती है, क्यों, क्योंकि भैया मौना लावा पूछा गया कहाँ पे है, मौना लावा हवाई का है। तो मौना लावा तो पूछा जा चुका है। अब बचा कौन सा, अब बचा है मौनाकी पर्वत। हो सकता है अगला क्वेश्चन यही हो कि मौनाकी पर्वत कहाँ है। तो ये क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आगे बढ़ेंगे तो पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पठार के बारे में, कि पठार क्या है, उठी हुई एवं सपाट भूमि है। पठार क्या है, उठी हुई एवं सपाट भूमि है। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, मेज के समान होता है और सपाट होता है। फिर क्या कहता है, किसी पठार के एक या अधिक किनारे हो सकते हैं। यानी पठार में अगर किनारों की बात करें तो एक से अधिक भी किनारे होते हैं। फिर कहते हैं जिनके ढाल क्या होते हैं, खड़े होते हैं। यानी जो पठारों का ढाल है वो खड़ा होता है और जो पठारों की ऊंचाई है वो क्या होती है, प्रायः कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक होती है। यानी पठार भी, अगर कभी ऑप्शन हो जाए पठार 2000 मीटर ऊंचा है, हाँ हो सकता है भाई, हजारों मीटर तक ऊंचे पठार हैं। आगे क्या कहता है, भारत में जो दक्कन पठार है पुराने पठारों में से एक है। इसी तरह केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूर्वी अफ्रीकी पठार किन देशों के बीच स्थित है। सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है वो किन देशों के बीच में है, तो केन्या, तंजानिया और युगांडा के बीच में कौन सा देश है, कौन सा पठार है, पूर्वी अफ्रीकी पठार। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किस देश में पूर्वी पठार का विस्तार नहीं है। ऑप्शन होगा केन्या, तंजानिया, युगांडा, एक और देश मान लो दे दिया जिम्बाब्वे। तो किसमें भैया, नहीं जिम्बाब्वे में नहीं है। यानी केन्या, तंजानिया, युगांडा में क्या है, इनका विस्तार है। सीधा अगला क्या, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी तरह से एक है, पर उसकी लोकेशन की बात नहीं की, इसलिए उसे याद नहीं रखना। लेकिन इसको जरूर याद रखना है कि जो पूर्वी पठार है, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये कहाँ है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। आगे देखते हैं। तिब्बत का पठार की क्या बताता है, कि जो तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तिब्बत का पठार है, आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है, माध्य समुद्र तल से ऊंचाई भी दी है 6000 से 6000, 4000 से 6000 मीटर होती है, जो आपको नहीं याद रखनी है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तिब्बत का पठार है। आगे बढ़ते हैं, क्या मिलेगा, पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कहता है भारत में छोटा नागपुर पठार पर क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। यानी स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से है, छोटा नागपुर पठार से। सीधा क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से संबंधित है, छोटा नागपुर पठार। आगे क्या कहता है, इसी स्वर्ण रेखा नदी पर क्या बना, हुंडरू जलप्रपात। सीधा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, ये याद रखना है।
आगे कर्नाटक में क्या है, जोग जलप्रपात। अगर पूछ ले जोग वाटरफॉल कहाँ है तो क्या याद रखना है, कर्नाटक में याद रखना है। आप लोग इसकी कमेंट बॉक्स में नदी बनाइएगा, बताइएगा जरूर गूगल में सर्च करके कि जो जोग जलप्रपात की नदी है वो कहाँ है। आगे क्या है, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं मैदान के बारे में। मैदान के बारे में क्या बताया गया है, जो मैदान है वो समतल भूमि के क्या है बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः क्या होते हैं, माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यानी मैदान की जो ऊंचाई होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, वो होती है 200 मीटर। जैसे पर्वत के बारे में आपको क्या पढ़ा है, उसकी ऊंचाई मिनिमम 600 मीटर होती है, ठीक उसी तरह से जो मैदान होते हैं इनकी ऊंचाई होती है माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। सामान्यतः बात है, ये नहीं कि कोई भी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम जो लोग पर्वत है, मैक्सिमम मैदान है, सॉरी जो मैक्सिमम मैदान बनाए गए हैं वो क्या है, बने हैं, वो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हैं, ठीक है। कहते हैं कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों द्वारा, उनके सहायक नदियों द्वारा बने हैं, ठीक है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें पर्दित कर देती हैं। आगे क्या मिलेगा, कहता क्या है, इन्हीं जो निक्षेप होते हैं इनसे क्या बनता है, मैदानों का निर्माण होता है, और जो मैदान है वो बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक नदी की चर्चा की गई, चीन में कौन सी नदी है, यांगत्से नदी है। यानी सीधा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले यांगत्से नदी किस देश से संबंधित है, तो चीन, ये याद होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे इस टॉपिक को क्या करते हैं हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जो हमें पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हो। हमने जो जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो पढ़ ली। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यांगत्से नदी कहाँ बनती है, भैया चीन में बहती है। अब क्या हम देखेंगे, हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस क्लास 6 के एनसीईआरटी के बेसिस पे। यानी क्लास 6 के एनसीईआरटी को बेस बनाया गया, क्लास 11th में इसका डिटेल एनालिसिस है, तो वहां से मिला करके क्वेश्चन सेट किए गए। जैसे एक पर्वत पूछा गया माउंट टिटलिस कहाँ है, तो इसकी वजह क्या पूछेगा, मैं आपको ये क्वेश्चन ये नहीं बताना चाहता हूँ ये कहाँ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माउंट टिटलिस के बारे में पूछा जा चुका है। हम जब ये पढ़ रहे थे तो इसमें कितने पर्वत के बारे में भैया मैंने पढ़ा, मैंने जो जितने पर्वत के बारे में पढ़ा, क्या क्या पर्वत था, पहली बात कौन कौन से पर्वत हैं, एक है वासजेस पर्वत, इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। माउंट किलिमंजारो, लोकेशन पता होनी चाहिए। फ्यूजियामा, लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सा, अल्पेशियन अपलेशियन, लोकेशन पता होनी चाहिए। यूराल, लोकेशन कहाँ है एग्जैक्ट आनी चाहिए। एंडीज कहाँ है आनी चाहिए। और कौन सा, आल्प्स। इतने पर्वतों की लोकेशन हमें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के दिए हुए पर्वत हैं, ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अगर टिटनिस पूछा जा सकता है तो ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो एनसीईआरटी में सीधा दिया हुआ है। तो ये क्या है भैया, पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी लोकेशन आनी चाहिए। अब इसी तरह से क्या क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइन नदी के किनारे कौन सा पर्वत अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वहां पे कवर कराऊंगा, पर इसके बावजूद मैं चीजें दिखा रहा हूँ कि ये पर्वतों के प्रकार है, इससे पूछा क्या जा रहा है। जैसे ब्लैक पर्वत अवस्थित है, अब ब्लैक पर्वत के बारे में क्या कर रहा है, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूएसए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है। इसी तरह से क्वेश्चन है किलिमंजारो, अल्ब्रुस, अकांगुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, कि इनकी लोकेशन के बारे में आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिएगा। तो जो पर्वत एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनकी लोकेशन जरूर लिखिएगा। तो ये काम मैं चाहूँ अभी आपको करवा देता कि हाँ ये पर्वत लिख लो, ये यहाँ है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये पर्वत के नाम आप सर्च करें और इनकी लोकेशन आप एक बार गूगल में जरूर देख लें। उसकी वजह क्या है, अगर आप खुद से देखेंगे तो आपको परमानेंट याद रहेगा। मैं आपको करा दूंगा, आपको फिर उतनी मेहनत से ही रटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप उस पर्वत की लोकेशन एक बार सर्च करें और आप परमानेंट याद रखें। आगे जैसे कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कौन सा भैया, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट आपको पढ़ा, इसी तरह से भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो सकता है। जैसे कि भैया मोनाकी पर्वत क्या था, हवाई द्वीप में है, ये कहाँ, ये 10,000 मीटर, 10,000 मीटर क्या है ऊंचे पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं, जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, उनका उदाहरण पूछा जा सकता है। उसी तरह से क्या पूछा जा सकता है आपसे, कि जो गंगा के मैदान के बारे में भी आपको बताया, तो गंगा के मैदान के बारे में भाई ये क्वेश्चन तो पूछा गया कि जियोसिंक्लाइन से क्या बनता है, गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है। लेकिन जो चीजें मैंने आपको इस एनसीईआरटी में पढ़ाई गंगा के मैदान के बारे में, उतनी चीजें आपको आनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन वहीं से सेट हो जाए। ये तो क्लास 11th की ज्योग्राफी से क्वेश्चन सेट किया गया, अभी 2022 बीपीएससी का पेपर वहां पूछा भी गया। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि जो मैंने गंगा के मैदान के बारे में चीजें आपको यहाँ पढ़ाई है क्लास 6 में, ये भी आपको आनी चाहिए। हो सकता है सीधा क्वेश्चन यहीं से मिल जाए, ठीक है। इसी तरह से क्या पूछा गया, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे सीधे पूछे जा रहे हैं। जैसे ये भाई क्लास 11th में डायरेक्ट लिखा है कि अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, वहां से पूछा गया। तो मैंने आपको अभी अरावली अरावली के बारे में क्या पढ़ाया है, यहाँ पे वलित पर्वत है, तो हो सकता है पूछ लें निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है, इसलिए ये चीजें करा दी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी, आप इसका अच्छे से यूज कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।